स्टूडेंट्स, आज हम नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं 12th वाले बच्चों के लिए। ठीक है ना। अब नया यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है, जोम इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं। चलो जरा यूनिट का नाम है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दो हमारे पास यूनिट्स होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होगा, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वहां पे कितना फोर्स लगता है, उसकी जो भी कैलकुलेशन है हमारी, वो सब हमारे सामने यहां पे क्लियर होने वाली है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये एनसीईआरटी के हिसाब से मैं उसका नाम बता रहा हूं, लेकिन वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम एक ही सीरीज में पढ़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन यह है कि मैं आपके सामने नाम अलग अलग लिख दूंगा, बता दूंगा कि भाई ये एनसीईआरटी में दो पार्ट में, दो चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। तो उसमें पहला चैप्टर आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब चार्ज रेस्ट में होता है, तो पहले तो सर ये बात करें ना कि चार्ज क्या है। ये चार्ज क्या है, चार्ज ही नहीं पता हमें तो चार्ज पता लगेगा। अब आपको चार्ज पता लगेगा तो सबसे पहला हम हेडिंग डाल लेते हैं, व्हाट इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि चार्ज रेस्ट में है, पर उससे पहले पता लगना चाहिए चार्ज क्या है। तो चार्ज क्या है उसके लिए जरा देखते हैं हम। देखो हुआ क्या था कि हमने जब दो इलेक्ट्रॉन्स को 1 सेंटीमीटर या कोई भी डिस्टेंस पे रखा इलेक्ट्रॉन्स को। अब देखो हमें पता है कि कोई भी मैटर है, वो मैटर कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। मॉलिक्यूल्स एटम्स से बनते हैं। एटम कुछ टीनी पार्टिकल्स होते हैं हमारे। अब मैकेनिक्स में तो क्या था, मैकेनिक्स में तो बड़े बड़े ब्लॉक्स थे, चलते हुए नजर आ रहे थे। यहां पे पार्टिकल्स नजर थोड़े ही ना आएंगे, कोई बात नहीं, नजर नहीं आने हैं, लेकिन यहां पे नजर आए ना आए पर आपको सारी चीजें दिखा दूंगा। ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए आपस में पास पास रखे हुए हैं। तो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था कि इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, बहुत कम है, भले ही कम हो, मास तो है ना। अब मास है तो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों के बीच में मास की वजह से जो लग रहा था, न्यूटन ने बताया था कि दो, एक मास इधर रखा है, एक इधर रखा है, दोनों को r डिस्टेंस पर रखेंगे तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था, g m1 m2 m अपॉन में उनके बीच का डिस्टेंस। अब ये बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैं r मान लेता हूं, 1 नहीं मानता, r मान लेता हूं, अपॉन में r स्क्वायर। अब हुआ क्या, इसको कैलकुलेट किया गया, g की वैल्यू, m की वैल्यू रखी गई, m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स का मास रखा गया, और इनको बीच में डिस्टेंस मान लो, इनको 1 सेंटीमीटर पे रख के कैलकुलेशन करके देखी गई, मान लिया मैंने। फिलहाल मैंने तो r डिस्टेंस पे रखा हुआ इनको। तो ये Fg निकल के आया यहां पे। ये कौन सा फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स की वजह क्या थी कि मास था सर। अब ये तो ठीक था, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में लग रहा था, इस तरफ Fg, इस तरफ Fg, दोनों के बीच में लग रहा था। लेकिन यार जब इसको देखा गया ना, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी एक फोर्स लग रहा था। अब वो नहीं पता चल रहा था कहां से आ रहा है। अब दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, Fg के अलावा इस पे एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा था, उसको हम एक्स्ट्रा कह लें, एक्स्ट्रा फोर्स दोनों पर, F एक्स्ट्रा फोर्स। अब ये जो एक्स्ट्रा फोर्स था ये इस फोर्स से काफी बड़ा था। ये जो F एक्स्ट्रा फोर्स था ये ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी बड़ा था, बहुत बड़ा फोर्स था। जब इसकी कैलकुलेशन करके देखी गई तो ये काफी बड़ा फोर्स आया। अब ये दिमाग में आई बात कि ये एक्स्ट्रा फोर्स कहां से आया, किस वजह से लग रहा है ये। तो बस यहां से ही वजह हमें पता चली कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है मास के अलावा भी। जैसे भाई देखो मैटर के पास मास होता है, वो भी उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही मैटर के पास में चार्ज भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास में एक एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी थी, वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो इस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह बनी,
एक्स्ट्रा, एफ एक्स्ट्रा, इसकी वजह कौन थी? वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी उसी को हम क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी को हम क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये मैटर की एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है। जिस तरह मास होता है उसकी प्रॉपर्टी, इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टीज पर चार्ज भी हो सकती है। ठीक है, तो चार्ज भी हो सकती है। अब हमें कैसे चार्ज का पता चला, किस तरीके से कैलकुलेशन, वो तो हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बस इतना जरूर डिस्कस करेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स को रखा, उनके बीच में रिपल्शन आया। जब इलेक्ट्रॉन्स को रखा तो उनके बीच में एफ एक्स्ट्रा आया, रिपल्शन आया। ऐसे ही एफ एक्स्ट्रा इस तरफ भी आया। ऐसे ही प्रोटॉन्स को रखा उतनी ही डिस्टेंस पे, उन पे भी बिल्कुल सेम यही एक्स्ट्रा फोर्स रिपल्शन का आया। तो यहां से दिमाग में बात आई कि यार सर ये तो प्रॉपर्टी यहां पे भी काम करे। इसका मतलब वो जो हम कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, तो प्रोटॉन के ऊपर भी हाँ यही निकल का है। जब न्यूट्रॉन्स को रखा उतनी ही डिस्टेंस पे, तो न्यूट्रॉन्स पे वो एफ एक्स्ट्रा नहीं था। ये जो एक्स्ट्रा फोर्स था न्यूट्रॉन पे ये जीरो था, सिर्फ एफ जी था। वो एफ जी तो तीनों पे लगेगा ही, वो एफ जी तो तीनों पे काम कर ही रहा है ड्यू टू मास। एफ जी तो तीनों पे काम कर रहा है, ठीक बात। लेकिन न्यूट्रॉन पर ये एक्स्ट्रा फोर्स नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन पर वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और वो कौन सी प्रॉपर्टी बताई हमने? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज न्यूट्रॉन्स पर नहीं होता है। फिर क्या किया गया? फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक छोटे से बॉक्स में बंद किया गया। बहुत पास रखे गए पर आपस में टच नहीं कराना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात की गई, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक बॉक्स में बंद किया गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक बॉक्स में बंद करके जब उनको उसी डिस्टेंस पे रख के देखा गया तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा था। वो एक्स्ट्रा फोर्स काम नहीं कर रहा। एफजी तो लगेगा, वो तो मास की वजह से वो तो लग रहा है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा फोर्स था एक्स्ट्रा, वो जीरो हो चुका था। इसका मतलब तो ये हुआ ना, यहां से आइडिया ये लगाया गया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, प्रोटॉन पे चार्ज है क्योंकि इनके बीच में वो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। लेकिन जब दोनों को एक जगह उठा के रख देते हैं तो फिर उन पे जो है वो एफ एक्स्ट्रा फोर्स जीरो हो जाता है। जीरो होने का मतलब तो ये हुआ ना कि इनके कॉम्बिनेशन पे चार्ज जीरो हो चुका है, इस कॉम्बिनेशन पे भी चार्ज जीरो हो चुका है। जैसे न्यूट्रॉन के बीच में नहीं लग रहा था, ऐसे इनके बीच में। तो इसीलिए एक पार्टिकल पर चार्ज माइनस माना गया, जिसको मैं बार बार लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉन को मैं बार बार लिख रहा हूं तो उस पर माइनस लगा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस माना गया और प्रोटॉन पे चार्ज प्लस माना गया, और सेम माना गया। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और इसकी यूनिट होती है कूलाम्ब, ठीक है ना। और प्रोटॉन पर इतना ही प्लस का चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम्ब, ठीक है ना। तो प्रोटॉन, अब देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, माइनस का है, बिल्कुल ठीक बात हो गई, माइनस का है। माइनस माइनस दोनों के बीच में रिपल्शन लगना शुरू हो जाता है, प्लस प्लस के बीच में भी रिपल्शन लगना शुरू हो जाता है। अब जब इन दोनों को एक जगह रखा जाता है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस का 1.6 और प्लस का 1.6 ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज जीरो। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब दोनों इकट्ठे होंगे तो उस पर टोटल चार्ज जीरो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इकट्ठे हो गए, टोटल चार्ज जीरो हो रहा है, तो उनके बीच में फिर वो एक्स्ट्रा फोर्स गायब हो गया। वही एक्स्ट्रा फोर्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से बन रहा था वो गायब हो चुका क्योंकि चार्ज जीरो हो चुका है। तो सिंपल सी बात है कि ये भी मैटर की ही एक प्रॉपर्टी है। जिस तरह मास एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज भी उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है। सिंपल सी बात है। अब यहां पे बात निकल के आएगी कि सर ठीक है, चलो ये चार्ज जो है इस पे प्लस चार्ज है प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। अभी अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक जगह रखते थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक जगह रखते थे,
तो दोनों के बीच में उतनी डिस्टेंस पे रखा गया। इस बार ये जो फोर्स एक्स्ट्रा था ना, ये एक्स्ट्रा फोर्स ये अट्रैक्टिव बन गया। तो यहां से हमें कुछ बातें पता चली, क्या कि इसका मतलब तो सर ये हुआ कि प्लस प्लस चार्ज के बीच में रिपल्शन बाहर की तरफ उसको फेंक रहा है, वो एक्स्ट्रा चार्ज बाहर की तरफ उसको जो है एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है उस पर, ठीक है। और प्रोटॉन को भी, प्रोटॉन भी प्लस प्लस थे तो वो भी बाहर की तरफ उसको रिपेल कर रहा था, बाहर की तरफ लगा रहा था फोर्स। लेकिन जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रखा गया तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां से बात निकल कर आएगी प्लस प्लस चार्ज आपस में रिपेल करेंगे और माइनस माइनस चार्ज भी आपस में रिपेल करेंगे और प्लस माइनस चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बातें यहां से निकल के आएंगी। चार्ज नहीं होगा तो नो रिपल्शन नो अट्रैक्शन, चार्ज हो ही ना, तो ठीक है ना। जैसे न्यूट्रॉन पे चार्ज था ही नहीं, या कॉम्बिनेशन इस तरीके का बना लिया आपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कि उस पर टोटल चार्ज 0 हो गया। अभी जैसे हम बात करते हैं कि सर ये एक मैटर का पीस रखा हुआ है, थोड़ी सी डिस्टेंस पे एक मैटर का पीस रखा हुआ है, तो सर इनके बीच में वो फोर्स क्यों नहीं लग रहा? ये इस फोर्स की बात कर रहे हैं, इस एक्स्ट्रा फोर्स की। अब ये जो बार बार इस एक्स्ट्रा फोर्स की बात हो रही है ना, ये एक्स्ट्रा फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी को बोलेंगे हम यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ठीक है, इनके बीच में सर वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? अब देखो, इसमें ये एटम्स से मिलकर बना हुआ है, ये पूरा जो पीस है ये एटम्स से मिलकर बना हुआ है, ये भी पूरा पीस एटम्स से मिलकर बना हुआ है, एटम्स से मिलकर बना हुआ है। तो एटम्स से मिलकर बना हुआ है ये पूरा पीस, जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एटम में उतने ही आपके पास प्रोटॉन। तो टोटल एटम की बात करें तो वो अनचार्ज्ड बॉडी है, ये पूरी अनचार्ज है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन, मान लो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं, मैं ऐसे ही ले रहा हूं, 10 नहीं हो सकते, बहुत सारे होंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, टोटल चार्ज 0। तो इस बॉडी पर टोटल चार्ज 0 है। ऐसे ही मान लीजिए इस पे भी आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 ही प्रोटॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, 0, टोटल चार्ज 0। अब 0 इसके ऊपर चार्ज, 0 इसके ऊपर चार्ज, तो इसका मतलब इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जो हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फोर्स वो 0 हो चुका है, 0 हो चुका है। तो बिल्कुल आसान सी बात है यहां से कि हमारी एक नई प्रॉपर्टी निकल के आती है मैटर के ऊपर, और उस नई प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स निकल के आ रहा है। अब हमारी बात हो गई कि चार्ज जो ये प्रॉपर्टी थी हमारी, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी हमारी कर क्या रही थी? इलेक्ट्रॉन्स रखे गए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने बताया कि माइनस चार्ज होता है, और उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो गया, रिपल्शन वाला, एफ रिपल्शन। ये एक्स्ट्रा फोर्स मैं बोल रहा हूं इसको कि मैं इसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलूंगा, तो अब मैं इसको एफ ई लिखा करूंगा, ठीक है ना। ये और प्रोटॉन के बीच में वही बात, प्रोटॉन के बीच में भी ये इसी तरीके से एफ ई रिपल्शन लगा, रिपल्शन, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। मैंने बताया नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होता है और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में भी रिपल्शन होता है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में प्रोटॉन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस, इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन होगा। वही इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो यहाँ पे अट्रैक्शन वाला होगा। ये बात हो गई, लेकिन मैंने इसको दोबारा इसलिए लिखा आप लोगों के लिए, क्या आपको ये बार बार ये याद रहे कि ये चार्जेस जो होते हैं कि प्लस प्लस वाले रिपेल करते हैं, माइनस माइनस वाले, या सेम नेचर वाले कहूं तो सेम नेचर वाले रिपेल करते हैं। तो पहला पॉइंट यहां से निकल के आएगा, सेम नेचर चार्जेस रिपेल्स एंड ऑपोजिट नेचर चार्जेस अट्रैक्ट। दो तरीके का ये यहां पे निकल के आई बात। चलो ठीक है, यहां तक बात ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि सर ये आपने जो बताया है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, एक्सपेरिमेंटल है, निकाल के देखा गया।
ये माइनस में होता है, और प्रोटॉन पे यही चार्ज प्लस में होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। दोनों को अगर देखें तो मैग्नीट्यूड तो एक ही है ना, बस नेचर अलग अलग है, एक प्लस में एक माइनस में, मैग्नीट्यूड सेम। हाँ, इस मैग्नीट्यूड को मैं सिर्फ ई बोलूंगा, ई। ये सबसे छोटा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज और किसी पे आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। होता है वैसे चार्ज 3/2, कुछ नए पार्टिकल्स डिस्कवर किए गए, पर वो हमारे बियॉन्ड द कोर्स है। हम सबसे छोटे चार्ज को मान के चलेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इतना चार्ज होता है। कूलम इसकी यूनिट मैंने बताया, चार्ज की यूनिट हो जाती है आपकी कूलम, ठीक। चलो, तो ये सबसे छोटा चार्ज है हमारे पास। सबसे छोटा चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब यही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? -e, और यही चार्ज प्रोटॉन पे कितना होता है? +e। मैं इसको e बोलूंगा, इस मैग्नीट्यूड को e बोलूंगा। बार बार मैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम नहीं लिखूंगा, इसको e कहूंगा। चलो ठीक है। अभी चार्ज को सबसे पहले सर फील कहाँ किया गया था, मतलब लगा कहाँ था कि चार्ज है या कुछ ऐसा? क्योंकि ये जितनी बात मैंने बताई सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट से उन चीज़ों को देखा गया। लेकिन ये चार्ज को कहाँ से फील किया गया? सबसे पहले तो वो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा, 600 BC में उसको सबसे पहले फील किया गया। जो है जैसे आपने जो कैट की स्किन होती है उस पर आबनूस रोड को उस पर रब किया गया तो वो अट्रैक्ट करने लगी छोटे छोटे, वो सब कहानी है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो तो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी बताऊंगा कि चार्ज होता कैसे है, दो बॉडीज चार्ज होती कैसे आपस में, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन है हमारा। आज हमारा डिस्कशन है पहले तो चार्ज का आपको पता चलना चाहिए, चार्ज दिखाई देना चाहिए, ये कहाँ से आया, कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी इसकी वजह से जो एक्टिवेट हो गई। जैसे मास की वजह से फोर्स लगने लगता है दोनों के बीच में, अट्रैक्शन वाला फोर्स, ऐसे ही चार्ज की वजह से क्या हो रहा था, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, वो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों तरीके का था, ठीक है। अब यहां पे बात हुई कि ये सबसे छोटा चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज, ये जो E है ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, सबसे छोटा चार्ज है। अच्छा, यहीं से फिर तो सर एक बात निकल के आएगी कि सबसे छोटा चार्ज है, तो जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ ना कि उसको प्लस चार्ज देने का मतलब उसको प्रोटॉन दे दें, और माइनस चार्ज देने का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन दे दें। बिल्कुल गलत। प्रोटॉन तो भाई न्यूक्लियस के अंदर है, कहां से निकाल लोगे आप उनको? या तो पूरे न्यूक्लियस को निकाल के लाओ, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की खासियत ये होती है कि वो न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है, अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो ये क्लास में घूम रहे हैं, बाहर वाली क्लास में घूम रहे हैं, तो बाहर वाली क्लास में जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस पर नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियस के साथ ये ना अट्रैक्शन की वजह से इसके चारों तरफ घूमता रहता है, क्योंकि पता है आपको कि इस पे माइनस चार्ज है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है। अब प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है तो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन, तो वो उसको पकड़ के रखता है, ऐसे घूम रहा है वो उसके चारों तरफ, घूमते रहने दो। और बाहर वाली क्लास में जो उसके न्यूक्लियस के बिल्कुल पास घूम रहा है, फिर उससे बाहर वाली क्लास में घूम रहा है, फिर उससे बाहर वाली क्लास में घूम रहा है। जो बिल्कुल बाहर वाली क्लास में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो बाहर निकल सकते हैं, उनको कहेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो। आउटर मोस्ट सेल में जो, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियस से बॉन्ड बनता है ना, न्यूक्लियस के साथ में जो उनका फोर्स रहता है वो वीक हो जाता है। भाई दूर हो गए, वीक हो जाता है, क्योंकि ये जो फोर्स है ना ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितने पास होंगे फोर्स उतना ही ज्यादा होगा और जितने दूर होंगे फोर्स उतना ही कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो बिल्कुल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर निकले रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जब भी कोई हम पीस ऑफ मैटर लेते हैं, मैटर का कोई पीस लेते हैं, इसके में बहुत सारे एटम्स हैं, तो ये एटम्स के वो फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूं बस मैं, जो इसके अंदर फ्री हैं इधर से इधर जाने के। एक एटम से दूसरे एटम पे जंप कर जाएंगे, उससे तीसरे एटम पे जंप कर जाएंगे, क्योंकि वो बाहर वाली शेल में है। तो न्यूक्लियस के साथ उनकी जो बॉन्डिंग है वो वीक है, उनकी जो फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस के साथ वो बहुत वीक है। तो वीक होने की वजह से वो एक दूसरे एटम्स पे घूमते रहते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब में नहीं होते हैं लेकिन कंडक्टिंग बॉडीज में होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कौन सी कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं।
चलो ठीक है, तो सब में नहीं होते, लेकिन कुछ बॉडीज में ये होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये घूमने के। तो अब चार्ज का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं का आपको प्लस चार्ज भी बनाया जा सकता है इन्हीं से, और इन्हीं से नेगेटिव चार्ज भी बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं एक काम करूं, किसी बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दूं, कहां से आएंगे? इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मान लो इसको इसके साथ में ले जाके रब कर दूं, ये इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होकर दूसरी बॉडी पे चले जाएं, तो इलेक्ट्रॉन्स दे दूं। तो ये पहले बॉडी क्या थी? न्यूट्रल थी सर। मान लो इसमें 50 इलेक्ट्रॉन थे और 50 प्रोटॉन थे, तो टोटल चार्ज था इसका 0। बिल्कुल करेक्ट। लेकिन अब जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से दिए, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए हमने, तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो अब इस पे चार्ज क्या आ गया? अब इन 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रह गया। पहले 50 इलेक्ट्रॉन और पहले 50 प्रोटॉन ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर रखा है, उनका तो टोटल चार्ज 0 है। तो इन 5 इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने लाके इसको दिए, इसकी वजह से ये बॉडी क्या हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज जो होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये कितना होगा? ये हो जाएगा -5e। -5e समझ गए ना कैसे? भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज e है, ठीक है ना, और e चार्ज होता कैसा है? उस पर माइनस होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन आपने उसको दिए 5 इलेक्ट्रॉन, एक का चार्ज -e, तो 5 का हो गया आपका -5e। तो इस तरीके से बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है, नेगेटिव चार्ज। अभी ये बॉडी है हमारे पास, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालोगे तो मान लो इसके पास 50, यही वाली बॉडी थी, 50 इलेक्ट्रॉन थे और 50 प्रोटॉन थे। अब हमने इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए, तो अब कितने रह गए? अब तो सर 45 रह गए, 45। तो अब देखो इसका टोटल चार्ज अगर आप करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस का 45e चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस का 50e चार्ज हो गया। 50 प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज अगर इसका बनेगा तो +5e बन गया। इसका मतलब बॉडी +5e चार्ज हो गई। जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन आपने दिए थे तो वो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गई थी, और यहां से इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इलेक्ट्रॉन लेते ही इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का कम रह गया, तो प्रोटॉन का चार्ज हो गया +5e। तो इस तरीके से आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो रही है, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो रही है। बस इसी चीज को हमको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे होती है बॉडी, इलेक्ट्रॉन उससे लिए जाएंगे और इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो बॉडी हो जाएगी नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज होती किस तरह है वो तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये काम किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब वे ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि सिंपली इलेक्ट्रॉन अगर देंगे, काम इलेक्ट्रॉन से ही हो रहा है, प्रोटॉन नहीं जाता कहीं भी, प्रोटॉन कहीं नहीं जाएगा, प्रोटॉन वहीं का वहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन बॉडी को दिया जाएगा, बॉडी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में से खींच लिए जाएंगे तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज। अब यहीं से एक टर्म निकल के आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमारा जो सबसे छोटा चार्ज है सर वो E है, E क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये है आपका, ठीक है। तो ये जो E चार्ज है हमारा सबसे छोटा, जब भी हम बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालें, क्योंकि मैंने बताया इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन दोगे तो निगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसमें से जो है 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लो? जब भी निकालोगे तो पूरे इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। इलेक्ट्रॉन निकालो, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 50 निकाल सकते हो, 1000 निकाल सकते हो, उसको दे सकते हो, 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 20 दे सकते हो, 50 दे सकते हो। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 3.5 इलेक्ट्रॉन उसे दे दो, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब बस इसी कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जो भी बॉडी पे चार्ज जाएगा वो हमेशा E का मल्टीपल होगा। E का मल्टीपल, मान लीजिए आपने बॉडी में से N इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले,
n इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले, तो आपको पता है बाहर निकालोगे तो बॉडी प्लस चार्ज हो जाएगी। मान लिया प्लस क्यू चार्ज, क्यू से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा चार्ज को, तो प्लस क्यू चार्ज हो गई, तो उस प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होगी। अब एक को निकाला आपने, एक इलेक्ट्रॉन को, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना बाहर आ गया, ई। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना बाहर आया आपका, ई। तो n इलेक्ट्रॉन्स निकालने से कितना चार्ज आपका बाहर आ गया, Ne। और अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ चुके हैं तो बॉडी फुल चार्ज हो चुकी है, Q चार्ज हो चुकी है, तो Q इक्वल्स टू Ne, और ये भी प्लस में, क्योंकि प्लस का चार्ज है, क्योंकि बॉडी इलेक्ट्रॉन्स के निकालने से प्लस चार्ज हो जाती है। तो ये जो सिचुएशन बनी, ये जो फॉर्मूला बना आपका Q इज इक्वल टू Ne, तो ये क्या बता रहा है आपसे, n की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, n की वैल्यू आप 1 ले सकते हो, आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, लेकिन n की वैल्यू 1/2 नहीं ले सकते, 3/2 नहीं ले सकते, 7/3 नहीं ले सकते, फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। बस इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इनटू में जितने इलेक्ट्रॉन निकाले वो बॉडी का टोटल चार्ज होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको दिए जाएंगे, यही कंसेप्ट आप वापस भी ले सकते हो कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इसको वापस दिए जाएंगे n इंटू ई, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो फॉर्मूला तो यही है ना, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, Q इक्वल्स टू में Ne। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किस बात को कह रहे हैं हम, कि चार्ज जो होगा किसी भी बॉडी पर वो हमेशा n इंटू ई की टर्म में होगा, या कह लीजिए ई का मल्टीपल होगा। सबसे जो छोटा चार्ज है ई का मल्टीपल होगा। किसी बॉडी पे अगर हम चार्ज कहने लगे कि किसी बॉडी पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि ये सबसे छोटा चार्ज है। लेकिन हम इसको अगर 1.6 से बदल के हम इसको लिखने लगे कि 0.8 उसका आधा, तो मतलब ये तो बन गया ना E/2। ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी बॉडी पर चार्ज इस E से कम नहीं हो सकता। अभी जैसे वो कहने लगे कि 1.6 की जगह 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज है, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि ये 2E बन रहा है, 2E हो सकता है। लेकिन ऐसा ना हो कि ये 2E की जगह यहाँ 3/2E या 1/2E बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो E के मल्टीपल में होता है, जो सबसे छोटा चार्ज है हमारे पास उसके मल्टीपल में होता है। यही बात हमको ध्यान रखनी है, और ये इसी जो आपका टॉपिक है इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो हमारी बात हो गई कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज क्या है। चार्ज को मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि चार्ज देखिए, आपको दिखाई देगा कि ये प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा आ रही है, तो ये किस वजह से आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, ठीक है ना। अब चार्ज को भी आपको समझ में आ गई होगी सारी बात। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि हमेशा जो बॉडी पे चार्ज होता है वो n इंटू ई होता है, या कहिए ई का मल्टीपल होता है, ठीक। तो बाकी इसकी जो फर्दर इंफॉर्मेशन है कि चार्जेस को करना कैसे है, किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर देंगे हम, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, वो अगले लेक्चर्स में आपके सामने सारी चीज़ें आएंगी। मतलब इस यूनिट में ना आपको बिल्कुल एकदम मज़ा आएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया यूनिट है और मतलब शानदार होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करके ज़रूर बताइए मुझे। लाइक करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि अच्छा लगा, ठीक है। और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।